आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा की यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड का नाम है आधुनिक विद्यालयों का स्वरूप एवं उनकी समीक्षा। यूनिट 1 12 नंबर की थी, यूनिट 2 10 नंबर की हैं, और इसके बाद जो अगली यूनिट है वो 10 या 12 नंबर की होगी। तो यानी जिसको पास होना है वो पासिंग मार्क्स के लिए मात्र 3 यूनिट पढ़ ले, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इनके जो नोट्स हैं वो अच्छे प्रकार से आप वीडियोस देख के याद कर लीजिए। इनके बाहर आपके कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो हमारा मकसद क्या है कि जिनको केवल पास होना है हम उनके लिए 3-3 यूनिट को अच्छे प्रकार से कवर करवा दें, ताकि जो सभी बच्चे हैं वो अच्छे प्रकार से इसमें पास हो जाएं। और जिसको सारे यूनिट पढ़ के अच्छे नंबर लाने हैं तो उसको क्या करना है कि सारे यूनिट्स के वीडियो देखने हैं। अब एक यूनिट के 2 वीडियो होने वाले हैं, एक छोटे प्रश्नों के लिए और दूसरा जो 3 नंबर वाला प्रश्न और जो 6 नंबर वाला प्रश्न आता है उसके लिए। तो छोटे प्रश्नों को हम प्रश्न के रूप में कवर करेंगे और जो बड़े प्रश्न हैं उनको नोट्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। यहाँ से जितने भी नोट्स होते हैं उस यूनिट के महत्वपूर्ण उन सभी को हम प्रश्न के रूप में कवर करेंगे। तो आज हम छोटे प्रश्नों को देख रहे हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि जो इंग्लैंड था उस इंग्लैंड में स्कूल कितने प्रकार के थे। तो स्टार्टिंग में जब हम बात करें इंग्लैंड के स्कूलों में तो वहाँ 3 प्रकार के स्कूल हमें देखने को मिले। पहला, निजी शालाएं यानी निजी स्कूल, जो सामंती अभिजात्य वर्ग यानी जो बड़ा वर्ग है सामंत वर्ग उसके लिए। दूसरी खुली ग्रामर शालाएं या ग्रामर स्कूल, ये मध्यम वर्ग के लिए व्यापारी वर्ग के लिए होती थी जो अच्छे शिक्षा को अफोर्ड कर पाते थे। और जो सबसे गरीब थे और जो मजदूर वर्ग थे उनके लिए जो शालाएं चली उनको हम रविवार शालाएं या चर्च स्कूल कहा करते थे। तो हमें 3 प्रकार के स्कूलों का वर्णन मिलता है स्टार्टिंग में इंग्लैंड के अंदर। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जो आधुनिक स्कूल हैं या स्कूल जो सिस्टम है उसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो 2 प्रमुख विशेषताएं छोटे प्रश्न में आपसे लिखने को कहेगा। तो पहली विशेषता तो ये है कि ये जो शिक्षा है आधुनिक शिक्षा वो सभी के लिए उपलब्ध है, और सभी के लिए उपलब्ध हैं और सभी के लिए जब इसे लागू किया गया तो बड़े पैमाने पर ये एक रूपता रखती हैं, सबके लिए एक जैसी होती हैं, इसमें अलग अलग नहीं कोई बदलाव किया गया है। तो ये इसकी विशेषता हो जाती हैं। अगला प्रश्न है कि जो ग्रामर शालाएँ खोली गई, ये ग्रामर शालाएँ जो हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो पहली विशेषता तो ये थी कि इन विद्यालयों में ग्रीक और लैटिन भाषा को पढ़ाने में और उनके साहित्य को पढ़ाने पे बल दिया जाता था। तो ग्रीन जो लैटिन आपकी व्याकरण है भाषा की उसको पढ़ाया जाएगा रटन प्रणाली के माध्यम से। और ये मध्यम वर्ग के लिए होती थी, जो व्यवसाय वर्ग होता था उसके लिए। तो ये बातें मैंने अभी आपको पहले भी बता दी हैं, बस थोड़ी सी नई बात आपको इतना पता लगा यहाँ से कि जो ग्रीक और लैटिन भाषा है उसी को तो यहाँ पढ़ाया जाएगा और उसी के साहित्य को बताया जाएगा, उसके लिए व्याकरण को रटाया जाता है। और जो ग्रामर शालाएँ हैं वो मध्यम वर्ग के लिए होती थी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगले प्रश्न 4 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि इंग्लैंड में जो सार्वजनिक शालाएँ खुली उनके आधार कौन सी शालाएँ बनी। तो ये 2 शालाएँ, एक तो ग्रामर शालाएँ जो मध्यम वर्ग के लिए हुआ करती थी और रविवार शालाएँ जो मजदूर वर्ग के लिए हुआ करती थी। ये दोनों आगे जाके इंग्लैंड में सार्वजनिक शिक्षा के लिए जो स्कूलें बनी उसका आधार थी। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक्ट है जो इंग्लैंड में या इंग्लैंड के शैक्षिक इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। तो ये एक्ट था एजुकेशन एक्ट 1870। तो ये एजुकेशन एक्ट 1870 जो है ये इंग्लैंड के शिक्षा के इतिहास में मील का पत्थर साबित माना जाता है। अब आपको मैंने बताया कि जो से आपकी जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए जो ग्रामर स्कूलें खुलती थी उन ग्रामर स्कूलों का संस्थापक कौन होता था। तो उनका संस्थापक होता था प्रधानाचार्य यानी प्रधाना अध्यापक। अगला प्रश्न है कि जो ग्रामर स्कूलें हैं इनके खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या था और इनमें कौन प्रवेश लेते थे। तो आपको ये तो सामान्य पता हो गया कि मध्यम वर्ग या जो आपका व्यवसाय वर्ग है उनके ऐसे लोग यहाँ प्रवेश लेते थे जो चर्च अथवा उच्च राजकीय पदों पदों पर जाना चाहते थे। तो राजकीय पदों पर जाने के लिए और चर्च में स्कूल टीचर बनने के लिए
जो वर्ग होता था वो ग्रामर स्कूलों में पढ़ने जाता था। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए सामने कि जो मजदूर वर्ग हैं जिनके लिए ग्रामर स्कूलें खोली गई, जो मजदूर वर्ग हैं जिनके लिए चर्चशालाएँ खोली गई, वो ग्रामर स्कूल क्यों नहीं जाते थे? तो उसके 2 मुख्य रीज़न थे कि जो मजदूर वर्ग हैं जिनके लिए ग्रामर शालाएँ नहीं थी, जिनके लिए चर्चशालाएँ थी, तो ग्रामर स्कूलों में नहीं जाने का मुख्य कारण तो क्या था कि वहाँ की जो प्रवेश परीक्षा होती थी ग्रामर स्कूलों में जाने की, जिनको व्यवसाय वर्ग के बच्चे देते थे, वो कठिन परीक्षाओं से उनको गुज़रना पड़ता था। दूसरी बात कि ग्रामर शालाएँ जो आपके व्यवसाय वर्गों के लिए थी, मजदूर वर्ग के लिए नहीं थी, तो वहाँ फ़ीस ज़्यादा थी। तो वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो 2 मुख्य कारण हैं कि एक तो कठिन प्रवेश परीक्षा थी और दूसरा यहाँ पर फीस ज़्यादा ली जाती थी ग्रामर स्कूलों के अंदर। इसलिए मज़दूर वर्ग या गरीब वर्ग के लोग वहाँ अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। अगला प्रश्न क्या है कि जो रविवार और चर्च स्कूलें खोली गई, उनका उद्देश्य क्या था? तो ये था कि जो मज़दूरों के बच्चे हैं, जिनकी भाषा शैली अच्छी नहीं थी, जो असभ्य थे, जो हुड़दंग मचाते थे, गाली-गलौज करते थे, उनको सभ्य बनाना, उनको धार्मिक शिक्षा देना, ये यहाँ का मुख्य कार्य था। तो उनको उनके जीवन की शैली में सुधार करके उनको सभ्य बनाना, उनको धार्मिक शिक्षा देना, ये रविवार और चर्चशालाओं का मुख्य उद्देश्य था। और इनके लिए जो मार्गदर्शन का कार्य करता था, ऐसा भी पूछ सकता है आपसे कि जो चर्चशालाएँ होती हैं, वहाँ मार्गदर्शक का कार्य कौन करता था? तो मार्गदर्शन का कार्य जो राजकीय चर्च होता था, जो मेन चर्च सबसे बड़ा चर्च होता था आपके इंग्लैंड के अंदर, उसका जो यहाँ राजकीय चर्च है वो मार्गदर्शक का कार्य करता था सभी चर्च स्कूलों का, क्योंकि सबका हेड वो होता था। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। अगला ये है कि जो चर्च स्कूल खुलते थे या जो रविवार शालाएँ होती थी, मज़दूरों के बच्चों में उन्होंने क्या परिवर्तन किया? तो मैंने आपसे अभी कहा कि उनको सभ्य बनाने का काम किया। सभ्य बनाना मतलब कि उनको आज्ञाकारी बना दिया, संस्कारों वाला बना दिया और जब वो पहले गाली-गलौज करते थे, लड़ाई-झगड़े करते थे, तो कम लड़ाकू किया उनको, उनके व्यवहार में परिवर्तन करने का कार्य जाता है आपके चर्च स्कूलों को। अगले 2 तीनों प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि जो चर्चशालाएँ या चर्च वाली जो संस्थाएँ थी, वो राष्ट्रीय हस्तक्षेप के लिए मना क्यों कर रही थी या उसके पक्ष में क्यों नहीं थी? तो सीधी-सी बात है, कोई भी जो संस्था है, वो राष्ट्रीय हस्तक्षेप या अपने ऊपर दबाव क्यों लेना चाहेगी? क्योंकि जो संस्था है इनका मानना था कि जो शासन है, उसके हस्तक्षेप या उसके बीच में आ जाने से राजकीय चर्च अपने विचारों के प्रसार जो हैं को नहीं कर पाएगा। यानी जो है राजकीय चर्च जो है अपने जो शिक्षा का प्रसार है उसके बीच में बाध्यता महसूस करेगा। तो चर्च वाली संस्थाएँ जो राजकीय चर्च के अंडर में आती थी वो ये ऐसा नहीं चाहती थी। आगे देखते हैं कि जो जर्मनी की माध्यमिक शिक्षा है, इसके क्या उद्देश्य हैं? इसकी विशेषता आपको बतानी है। तो कोई भी 2 विशेषता बतानी है तो आपको सामान्य ये बताना है कि जो जर्मन में शिक्षा प्रणाली थी, वो छात्रों को कुशल कारीगर यानी स्किल बेस्ड जो है कारीगर बनाना चाहती थी और उनको ऐसे मज़दूर तैयार करने हैं जिनके पास स्किल्स कौशल काफ़ी अच्छे हैं, वो अपने क्षेत्र में कुशल हैं, कार्य करने में दीक्षित हैं। और अगला है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों के अवसर सुलभता से प्राप्त हो जाएँ। यानी उनको अच्छे जो हैं आप कारीगर बनाओगे, अच्छे कार्य करने वाले बनाओगे, तो नौकरी आसानी से मिल जाएगी। तो ये माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य था। ये प्रश्न आप इम्पोर्टेंट लगा के रखना, इस साल के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो नियाग्रा अभियान है, ये क्या चीज़ है? तो इसे आप महत्वपूर्ण प्रश्न लगा के रखना। तो 1919 में लोकतंत्र और समानता के जो पक्षधर थे, जिनका नाम था दुबोइस। तो दुबोइस और उनको फॉलो करने वाले जो लोग थे, उन्होंने अमेरिका की वाशिंगटन के अंदर असमानता को ख़त्म करने के लिए उसके विरुद्ध लोगों को जागरूक किया और एक अभियान चलाया जिसे हम नियाग्रा अभियान कहते हैं। तो सीधी सी बात है 1909 में दुबोइस जो लोकतंत्र के पक्षधर थे, उन्होंने और उनके साथियों ने मिलके वॉशिंगटन जो अमेरिका में है, वहाँ असमानता के खिलाफ एक आंदोलन अभियान चलाया जिसे हम नियाग्रा अभियान कहते हैं। फिर अगला प्रश्न ये है कि जर्मनी जो है इसका विभाजन और इसका विलय कब-कब हुआ? तो विभाजन हुआ 1945 में। और जब इसका विभाजन द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ तो ये 2 भागों में कन्वर्ट हुआ। एक भाग था आपके रूस से प्रभावित और दूसरा यूएसए यानी अमेरिका से प्रभावित था। फिर दोनों का विलय हुआ 1992 में 1992 में और इन दोनों का विलय होने के बाद यहाँ सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली अपनाई गई। अगला है कि जो अमेरिका में स्कूलों में सुधार का समय माना जाता है वो कौन सी ईस्वी को माना गया?
तो 3 शताब्दियाँ या 1830 से लेकर 1860 के बीच का जो समय है, वो अमेरिका में स्कूल जो सुधार का समय रहा है, स्कूल प्रणाली में सुधार का समय रहा है। 10 और प्रश्न देखने हैं क्योंकि आपकी इस यूनिट के अंदर 50-60 छोटे-छोटे प्रश्न आपको अपनी सीरीज में या बुक में देखने को मिलेंगे। उनमें से मैंने 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बनाए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि जिस प्रकार से मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए पिछले वर्ष जब मैंने सेकेंड ईयर में था, तो मेरे खुद के 90% बनी हैं। तो आपको इस चीज़ से उम्मीद तो होगी ही कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो लॉजिकल है और ऐसा नहीं है कि मैं आपको छोड़-छोड़ के पढ़ा रहा हूँ। उनमें से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिनके आने की ज़्यादा संभावना है, उन सबको मैंने इंक्लूड किया है और जो प्रश्न इंक्लूड नहीं किए उनको मैं बड़े प्रश्नों के अंदर कवर करवा दूंगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि जर्मनी शिक्षा प्रणाली जो है उसकी आलोचना क्यों की जाती थी। आपने देखा कि जर्मनी की शिक्षा प्रणाली ऐसी थी जहाँ कुशल कारीगर और जो है अच्छे व्यक्ति बनाने में उनका जोर था। तो अब ये कम उम्र से ही बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा का चयन करने के लिए मजबूर करती थी क्योंकि उनको कुशल कारीगर बनाना है। कुशल कारीगर बनाने से क्या होता है कि वो बच्चों में सोच या जो दबाव है वो छोटी उम्र से ही उनके माँ बाप के द्वारा दिया जाने लगा। स्कूलों में वो दबाव महसूस करते थे, तो ये आलोचना का मुख्य कारण रहा। अगला देखते हैं कि जो हिटलर था जर्मनी में, उस हिटलर के शासनकाल में बच्चों को क्या सिखाया गया। तो पहली बात तो ये सिखाई गई कि वफादार बनो और आज्ञाकारी बनो। दूसरी बात, जो यहूदी लोग होते हैं उनसे घृणा करना है और आपके जो आदर्श हैं हिटलर, उनकी पूजा करनी है। तो 3 बातें जो हैं यहाँ सिखाई गई। अगला देखते हैं कि जो जर्मनी है, वहाँ आधुनिक विषयों का पितामह या विश्वविद्यालय व्यवस्था के संस्थापक किसे माना जाता है। इस प्रश्न को भी आप अति महत्वपूर्ण कर लीजिए। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न में इसका याद रखना है विलियम हम्बोल्ट। कौन है? विलियम जो हम्बोल्ट हैं, इनको इन आधुनिक विषयों का जैसे भूगोल, इतिहास, ये जो हैं इनका पितामह या विश्वविद्यालय व्यवस्था के जनक या संस्थापक माना जाता है। जर्मनी में नस्लवाद था। जर्मनी के लोग यहूदियों से घृणा करते थे हिटलर के समय। तो वहाँ नस्लीय विचारों को आधार प्रदान करने के लिए, उसे सही ठहराने के लिए कौन सा जो है विषय चलाया गया, तो उसका नाम था नस्ल विज्ञान। तो नस्ल विज्ञान नाम का एक सब्जेक्ट जर्मनी में हिटलर के शासनकाल में चलता था जो नस्लीय भेदभाव को सही मानता था, किंतु ये सही नहीं था। यहूदियों को हिटलर से काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हुआ। कई यहूदी जो हैं हिटलर के शासनकाल में मारे गए। आगे देखते हैं कि सार्वजनिक शिक्षा जो दी जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य या प्रमुख लक्ष्य या लक्षण क्या होता है। तो एक तो राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपता आ जाती है, सभी को एक समान एक रूप जैसी शिक्षा मिलती है। और ये जो सार्वजनिक शिक्षा होती है इसके अंदर प्राथमिक शिक्षा अलग है, माध्यमिक शिक्षा अलग दी जाती है और उच्च शिक्षा का अलग से प्रावधान होता है। तो बच्चों को अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाए, ये इस बात को भी जो है इस बात की भी प्रतिपुष्टि करती है। अगला है कि व्यावसायिक शिक्षा देनी है, एक स्तर पे जाके बालकों को जो है स्किल्स भी सिखाने हैं ताकि वो अपने रोजगार के अवसर अवसर खुद सर्जित कर सकें। जॉन होल्ट की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न माने क्योंकि ये पिछले वर्ष भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, पर वो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में पूछा गया था। अब बीएसटीसी सेकेंड ईयर में भी ये काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो 4 पुस्तकें हैं। पहला, बच्चे कैसे सीखते हैं, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है बच्चे और बचपन का। अगला है बच्चे असफल क्यों होते हैं। तीसरा है बचपन से पलायन करते हैं। और शिक्षा की बजाय क्या होना चाहिए। ये 4 जो रचनाएं हैं वो जॉन होल्ट की हैं। अमेरिका में जब शिक्षा का प्रसार हुआ तो शिक्षा के प्रवसन की कौन कौन सी अवस्थाएं रही। तो 4 मुख्य अवस्थाएं हैं। पहला, माइग्रेशन, लोगों ने जहाँ उनको अवसर मिला वहाँ वो बसना स्टार्ट कर दिया। धार्मिक शिक्षा का प्रचलन था तो धर्म विशेष के लोगों ने अपनी धार्मिक शिक्षा देना शुरू किया। संविधान की स्थापना हुई तो लोकतंत्र का गठन हुआ तो सार्वजनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और धर्म निरपेक्षता बढ़ी। सभी धर्मों को जो है आगे लेके चलने की बात इसके अंदर कही जाती थी। तो ये बात जो है अमेरिका में शिक्षा के प्रवसन की अवस्थाओं में से आती है। अंतिम 3 प्रश्न देखते हैं। 3 प्रश्न क्या है? प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 कि जो फ्रेरे हैं उनके अनुसार जो बैंकीय शिक्षा पद्धति है उसका क्या फायदा है, वो लोगों का हित कैसे कर सकती है। तो बैंक की जो शिक्षा प्रणाली होती है, इस बैंक की शिक्षा प्रणाली के अंदर लोगों को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाया जाता था। जो उत्पीड़क हैं, जिनका शोषण किया जा रहा है, उनको किस चीज़ से फायदा मिला? बैंक की शिक्षा पद्धति से। अगला है इलिच के अनुसार स्कूल संबंधी किस अवधारणा को
इलिच ने महत्व दिया। उनका मानना था, इलिच का मानना था कि जो स्कूलें होती हैं, उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। उन पे किसी भी तरह का जो है बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये व्यवसाय ही हैं। स्कूल भी एक व्यावसायिक जो है संस्थान है, जहाँ से जो है बच्चों को भी फ़ायदा होता है और जो अध्यापक, शिक्षक, शिक्षिकाएँ होती हैं उनको भी फ़ायदा होता है। तो स्कूलों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, ऐसा मानना था इलिच का। आज का अंतिम प्रश्न है इस यूनिट का कि अमेरिका में जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली चली, इसका जनक किसको माना जाता है? और सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली 1830 से लेके 1860 के बीच में रही। और इस प्रणाली के जो जनक हैं, इसको स्टार्ट करने वाले का श्रेय जाता है होरेस मान को। किसको जाता है? होरेस मान। तो आपको ये याद रखना है, होरेस मान। अब ये कौन थे? तो मैसाचुसेट्स जो राज्य हैं अमेरिका के अंदर, उनके नेता थे, वहाँ के नेता थे, और उनके सहकर्मियों ने और होरेस मान ने मिलकर सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाया। तो हमने आज इस यूनिट के छोटे प्रश्नों की बात की है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेके भी जो है इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। मैं एक बार आपको पूरे प्रश्न दिखा देता हूँ। आपको जो भी प्रश्न देखना है उसका वहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और जो प्रश्न मैंने आपको जैसे बताए हैं आप बिल्कुल वैसा याद रख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये छोटे प्रश्न का वीडियो समझ में आया होगा। कल इस यूनिट को हम समाप्त कर लेंगे, और अंग्रेजी को भी जो है हम बहुत जल्दी ही समाप्त कर लेंगे, तो आपको उसकी भी चिंता नहीं करनी है।